हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना एप्लीकेशन चालू कर दिया था क्रिचॉफ्स लॉ का, कि क्रिचॉफ्स लॉ को हमारे कहां कहां अप्लाई करते हैं, क्या उसके एप्लीकेशन है। और हमने दो चीजों के बारे में पढ़ लिया, क्या व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में और मीटर ब्रिज के बारे में। अब ये वाला जो वीडियो रहेगा, ये वाला हमारा लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर 3 का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हम क्रिचॉफ्स लॉ का लास्ट एप्लीकेशन देखेंगे जो होगा पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर के बारे में देखेंगे कैसे वो वर्क करता है, कैसे उसके हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, कैसे हम उसको डिराइव कर देंगे। ये सब चीजों के बारे में हम अपने इस लास्ट वीडियो में देखेंगे। ये वाला कौन सा पार्ट है? हमारा 11th पार्ट है इस चैप्टर का। मतलब इस चैप्टर को, करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट करने के लिए हम टोटल 11th पार्ट लगाए हैं इस पूरे सीरीज में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक बार जल्दी से रिकैप देखते हैं टॉपिक्स का। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? अपना फोर्थ मेजर टॉपिक पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का। हमने 3 टॉपिक, मेजर टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। हम क्रिचॉफ्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें से ये वाला जो रहेगा हमारा लास्ट एप्लीकेशन रहेगा। 2 एप्लीकेशन हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिए, व्हीटस्टोन ब्रिज और क्या मीटर ब्रिज के बारे में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो कौन से टॉपिक में हम अपने एप्लीकेशन के में हैं? किसके? क्रिचॉफ्स लॉ के। ओके, तो थर्ड वाला एप्लीकेशन देखते हैं अपना, जो क्या होता है? पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं डिटेल में। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियोमीटर। देखते हैं। पोटेंशियोमीटर इज एन एपरेटस। एक क्या है? एक एपरेटस है, एक प्रकार का क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल और टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। क्या काम आता है ये? किसी दो सेल्स की ईएमएफ कंपेयर करने में काम आता है। कि यदि हमें किसी सेल की ईएमएफ फाइंड आउट करनी है कि ये सेल की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितनी है, तो हम कैसे करेंगे? एक और सेल यूज करेंगे जिसकी ईएमएफ हमें क्या रहेगी? नोन रहेगी। और उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी सेल जिसकी भी हमें ईएमएफ पता करनी है वो हम क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। दूसरा, एक और इसका क्या यूज रहता है? हम किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। कोई भी सेल क्या होता है, जब भी वो अपने एक सर्किट में करंट फ्लो कराएगी तो वो करंट उसके अंदर से भी फ्लो होगा, और जब वो करंट उसके अंदर से फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा उस सेल के अंदर। तभी क्या होता है कि जो सेल की ईएमएफ है वो हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू, यदि हम उसके सेल के दोनों एंड्स के टर्मिनल में यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो वो हमेशा क्या रहता है? कम रहता है एज कंपेयर टू जो सेल की ईएमएफ से। सेल की ईएमएफ क्या रहती है? ज्यादा रहती है हमेशा। उसके एंड में जो टर्मिनल पोटेंशियल यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कम रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और उसके अंदर क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। तो इसलिए किसी भी सेल के एंड में यदि हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो वो कम आता है एज कंपेयर टू उसकी ईएमएफ। मतलब उसकी पावर ज्यादा है मगर उसके एंड में पोटेंशियल कम मिल रहा है हमें। तो वो चीज, एक किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, वो चीज हमें क्या करता है? कैलकुलेट करने में मदद करता है पोटेंशियोमीटर। और किसी सेल की ईएमएफ क्या है, उसकी सोर्स मतलब उसकी पावर सोर्स कितनी है, ये कैलकुलेट करने में मदद करता है एक सेल यूज करके, जिसकी ईएमएफ हमें क्या रहती है? पता रहती है। ओके, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है पोटेंशियोमीटर? तो इट इज बेस्ड ऑन अ फैक्ट दैट फॉल ऑफ पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉल होना अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो क्या होगा? किस प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज कैसे होती है इसको हम इसी वीडियो में क्या देखेंगे? इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखेंगे कि कैसे ये चीज प्रूव होती है। तो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है कि जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी, एक जॉकी रहती है जिसको हम क्या करते हैं? मूव करते हैं वायर में, और वायर की लेंथ इंक्रीज होने लग जाती है। जैसे जैसे वायर की लेंथ इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा? उसका पोटेंशियल फॉल होगा, जो बैटरी हम उसमें कनेक्ट करके रखें। तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसको हम अपने डेरिवेशन में देखेंगे। ऑफ दैट पोर्शन प्रोवाइडेड, बस क्या नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए? वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए? कि जो वायर है जिसमें हम चेक कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर में, उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब जो लोग प्रीवियस वीडियो देखे उनको डाउट और कम हो रहा होगा कि वायर के बारे में। हमने देखा कि मीटर ब्रिज में क्या होता है? वायर यूज करते हैं और वायर के ऊपर एक जॉकी यूज करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंस वेरी करते हैं दोनों तरफ का। और वो जॉकी की मदद से क्या मिलता है हमें? गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन मिलता है, मतलब एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पे वो पूरा ब्रिज क्या आ जाता है? बैलेंस में आ जाता है। तो सेम वही कंसेप्ट भी क्या होगा? इसी में यूज होगा। तो जितने भी लोग मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज प्रीवियस वीडियो से पढ़े हैं उनको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, आपको क्या होगा? और आसानी आएगी ये टॉपिक को समझने में। तो क्या जरूरी रहता है यहाँ पे? कि वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का हो। ये प्रीवियस टॉपिक में भी रहता था मीटर ब्रिज में, मतलब वायर का सेक्शन एरिया पूरा यूनिफॉर्म रहे, कहीं पे बड़ा कहीं पे छोटा ना रहे। उससे क्या होगा? उसके रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा। एंड कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट,
और एक और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो करंट फ्लो हो रहा है वायर में वो एकदम कांस्टेंट फ्लो करे। इस चीज को हम किससे रेगुलेट करते हैं? एक रियोस्टेट करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे क्या करते हैं? हम करंट को कंट्रोल करते हैं। रियोस्टेट क्या होता है? एक प्रकार का वेरिएबल रेजिस्टेंस रहता है, जिससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं। ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे? एकदम डिटेल में इस टॉपिक में देखेंगे। ओके, तो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड हुआ? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब जितना पोटेंशियल फॉल हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा लेंथ के। लेंथ जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे क्या होगा? पोटेंशियल फॉल होते जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं डायग्राम पोटेंशियोमीटर का। सबसे पहले डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये सेटअप क्या है? एक प्रकार का पोटेंशियोमीटर का सेटअप है। इसको हम कैसे सेट करते हैं? एक पूरा वुडन ब्लॉक लेते हैं और उसमें इस पूरे सेटअप को क्या करते हैं? हम सेट करते हैं। जितने भी आपको ये पिंक रंग के दिख रहे हैं ये सब क्या है? कॉपर की स्ट्रिप्स है और ये वायर कनेक्टेड है इसमें व्हाइट रंग के पूरे। तो वायर कहां से शुरू होता है? ये फर्स्ट वाले पॉइंट से, जहां से 0 है। यहां से यहां तक की वायर की लेंथ कितनी है? 100। फिर ऊपर जाएंगे, फिर 100 से लेके यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? 200। फिर ऊपर, फिर 200 से लेके यहां तक की लेंथ 300। ऐसे करके टोटल इस वायर की लेंथ कितनी होती है? 400 मीटर्स होती है। ये क्या, जितने भी आपको पिंक रंग के कॉपर की प्लेट्स होती हैं ये कंडक्टर्स होती हैं एक प्रकार की, जो कंडक्ट करेंगी करंट को। ओके, अब जो फर्स्ट ए टर्मिनल है ये किससे कनेक्ट रहता है? एक एमीटर से कनेक्ट रहता है। एमीटर क्या इंस्ट्रूमेंट रहता है? करंट मेजर करता है, और इसकी मदद से हम ये देखते हैं कि कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जस्ट एमीटर का नेगेटिव एंड क्या होगा? एक बैटरी से कनेक्टेड होगा। बैटरी क्या करेगी? यहां पे जो सेल यूज होती है इसका मेन कारण ये है कि जब भी हम यहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, क्या चीज के काम आता है ये? एक तो किसी सेल की ईएमएफ मेजर करने के काम आता है, दूसरा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के काम आती है ये डिवाइस, या हम बोले ये इंस्ट्रूमेंट। तो जब भी हम एक दूसरी सेल को यहां पे कनेक्ट करेंगे, ये एकदम बेसिक फॉर्म है। अब इसको यहां पे पोजीशन पे चेंजेस होने लग जाएंगे जब हम इसको जिस हिसाब से यूज करेंगे। ईएमएफ के लिए करेंगे तो यहां पे पोजीशन पे चेंज होगा, वो चीज हम डायग्राम में देखेंगे। तो जब भी हम यहां पे एक सेल लगाते हैं उसका ईएमएफ मेजर करने के लिए, तो एक और सोर्स सेल्स क्या रहती है? इसमें प्रोवाइडेड रहती है। तो जैसे ही हम ये जॉकी को मूव करेंगे तो क्या होता है? बैलेंस कंडीशन आती है। वो बैलेंस कंडीशन कैसे आती है कि दोनों जो सेल हम जिसका हमें ईएमएफ निकालना है उसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ क्या हो जाएगा? एकदम सेम हो जाएगा, तब बैलेंस कंडीशन आती है। तो इसलिए जब भी हम एक सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना रहता है, उसको जब हम यहां पे लगा के यूज करते हैं तो एक और सोर्स ईएमएफ की जरूरत पड़ती है हमें। फिर उसके बाद ये बैटरी की हमें जरूरत पड़ती है यहां पे इस पोटेंशियोमीटर में, क्योंकि दोनों एप्लीकेशन में काम आता है। जब हम ईएमएफ फाइंड आउट कर रहे हैं और किसी भी दूसरे सेल का हम ईएमएफ फाइंड आउट करना है, तो हमें एक सेल का ईएमएफ नोन होना ही चाहिए, क्योंकि उसी से कंडीशन बनती है। तो जिसका ईएमएफ फाइंड आउट करना है उसको हम यहां पुट करते हैं, इस सेल का ईएमएफ हमें पता रहता है, तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं? ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी ये वाली बैटरी, सोर्स बैटरी क्या होती है? काम आती है हमारे। जस्ट इसके आगे क्या रहता है? एक आरएच लगा रहता है। आरएच मतलब क्या होता है? रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट एक ऐसे डिवाइस होती है, मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा। इससे हम क्या कर सकते हैं? ऐसे वेरी करके रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। जो ये ऊपर में एक जॉकी दिख रहा है, ये जो एरो का साइन है ये जॉकी का साइन है। इसको हम ऐसे इधर उधर स्लाइड करेंगे तो इससे क्या होगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। क्यों इसको यूज करते हैं हम? ताकि इस पूरे जो सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो, V इज इक्वल टू आई आर रहता है। आर को यदि V ड्रॉप हो रहा है तो आर को हम चेंज करेंगे तो आई कांस्टेंट रहेगा, इसलिए। फिर एक की यूज होती है यहां पे ये मेन सर्किट की। तो इस तरफ के सर्किट की बात होगी। उसके बाद फिर ए पॉइंट से क्या रहता है? एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड रहता है। ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है? हमें बैलेंस पोजीशन फाइंड आउट करने में मदद करता है। और ये जॉकी को पूरा हम 100 से लेके पूरा 400 तक मूव करते हैं और देखते हैं किस पॉइंट में बैलेंस कंडीशन आ रही है। बैलेंस कंडीशन मतलब जब गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन होगा, मतलब बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा गैल्वेनोमीटर, मतलब बीच के ब्रिज में कोई भी करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब ये बैलेंस कंडीशन मिल गई हमें, उसी से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? बैटरी का ईएमएफ और रेजिस्टेंस। तो ये तो एकदम बेसिक डायग्राम है, आगे जाके हम और डायग्राम इसका देखेंगे। ओके, तो कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, किससे ये बना रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ सेगमेंट ऑफ वायर्स। बहुत सारे सेगमेंट ऑफ वायर्स रहते हैं। कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 4 तो वायर्स के सेगमेंट रहते हैं। और क्या होंगे? सर्किट के वायर्स होंगे। हैविंग यूनिफॉर्म CS, यूनिफॉर्म CS मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा वायर्स का, स्ट्रेच्ड ओवर ए वुडन बोर्ड बिटवीन टू कॉपर स्ट्रिप्स। किसके ऊपर स्ट्रेच रहते हैं? ये क्या रहता है? पूरा एक सेटअप वुडन बोर्ड के ऊपर अपन बनाते हैं, और किसके बीच में ये स्ट्रेप्ड रहते हैं? दो कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में क्या रहते हैं? वायर स्ट्रेच्ड रहते हैं। तो यहां पे दो बोल रहा है, इसका मतलब दो कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में वायर स्ट्रेच्ड रहते हैं। ईच सेगमेंट ऑफ वायर कॉन्स्टेंटीन और मैग्नीन। ये कॉन्स्टेंटीन और मैग्नीन क्या है?
एलॉयज होते हैं, किसके? कॉपर, निकल और मैग्नीशियम के। एक प्रकार के कंडक्टर्स ही रहते हैं, वायर है और एलॉय रहते हैं कॉपर, निकल और मैग्नीशियम के। कॉन्स्टेंटीन क्या रहता है? कॉपर और निकल का रहता है। और मैग्नीशियम क्या रहता है? मैग्नीज का भी एलॉय रहता है। कॉपर निकल तो रहता ही है, साथ में मैग्नीज भी इसमें रहता है इस वायर में। कौन से वायर की बात कर रही है? जो वायर स्ट्रेच्ड है यहां बीच में, हैविंग लेंथ 1 मीटर। सारे वायर्स की लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर। तो यहां से 0 से 100 आपको क्या दिख रहा है? ये लेंथ सेंटीमीटर में दिख रही है। नीचे स्केल भी जो है वो क्या है? 1 मीटर का स्केल है, और इसके अंदर जो डिविजन है वो क्या है? पूरे सेंटीमीटर के। A मीटर रॉड इज फिक्स्ड पैरेलल टू इट्स लेंथ। एक मीटर रॉड हम यहां पे फिक्स करके रखते हैं, जो क्या बताता है? ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसमें जो ये जॉकी है, ये कितना दूर है इस एंड से और इस एंड से, क्या करता है? हमें कैलकुलेट करने में मदद करता है। तभी हम लेंथ के थ्रू क्या करते हैं? बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट करते हैं, और उसी से हम किसी भी दूसरे सेल का ईएमएफ और रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस दी 2 टर्मिनल्स विच सेंड्स कांस्टेंट करंट। तो एक बैटरी कनेक्टेड रहती है अक्रॉस 2 टर्मिनल्स। कौन कौन सा 2 टर्मिनल दिख रहा है आपको? एक मेन टर्मिनल ए और दूसरा मेन टर्मिनल क्या है? बी। ये पूरे सेटअप के 2 ही मेन टर्मिनल है, एक ए टर्मिनल और दूसरा बी टर्मिनल। ठीक है, इसके अक्रॉस कनेक्टेड रहती है, और क्या मदद करती है? ये कांस्टेंट करंट सेंड करने की मदद करती है इस सर्किट में। इस सर्किट में वो कांस्टेंट करंट सेंड करती है, किसकी मदद से? रियोस्टेट की मदद से। क्योंकि रियोस्टेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। यदि हमारा करंट वेरी कर रहा है तो हम उसकी मदद से क्या करते हैं? कांस्टेंट करंट फ्लो कराते हैं इस सर्किट में, ताकि जो भी दूसरी बैटरी हम लगाएं उसका भी कब यहां पे जॉकी से सेट करके हमें बैलेंस कंडीशन मिले, इसलिए ऐसा करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम ये रियोस्टेट को ओरिजिनल देखना चाहें, आप लैब में देखे होंगे अपने स्कूल्स की कि वहां पे रियोस्टेट ऐसे रखे रहता है। ठीक है, तो ये रियोस्टेट को यदि आप ओरिजिनल देखना चाहें तो रियोस्टेट ऐसा दिखता है ओरिजिनल पिक्चर में। सेटअप रहता है, यहां पे इसकी वैल्यू रहती है, इसको हम ऐसे स्लाइड करके क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। जहां पे भी हमें वायर लेना है तो ये एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट से क्या रहता है? ये वायर से कनेक्टेड रहता है, जैसे हमें यहां पे डायग्राम में दिख रहा है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं उसके एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, और ऊपर वाला जो ये है, जो जॉकी है, ये क्या करता है? हमें रेजिस्टेंस सेट करने में मदद करता है। एकदम पास में रखेंगे तो कम रेजिस्टेंस, पूरा फुल कर देंगे तो पूरा फ्लो होके जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो है एकदम बेसिक फॉर्म किसका? पोटेंशियोमीटर का। इस सेटअप में हम और भी चेंजेस करेंगे किस हिसाब से हम इसको यूज कर रहे हैं। पोटेंशियोमीटर बहुत सारे काम आता है। एक प्रकार से ये खुद ये एक प्रकार का रियोस्टेट भी बन जाता है, यदि हमें क्या करना है? रेजिस्टेंस वेरी करना है तो। ठीक है, एक प्रकार का वोल्ट मीटर और एमीटर को कैलिब्रेट करने के भी काम आता है। तो ये एकदम बेसिक सेटअप है इसका। जो अब मॉडर्न यदि रियल लाइफ में पोटेंशियोमीटर देखेंगे तो वो तो एकदम अलग दिखते हैं। रियल लाइफ के पोटेंशियोमीटर कैसे दिखते हैं हम एक बार देखते हैं। तो अब रियल लाइफ में पोटेंशियोमीटर को देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से रहते हैं। हमारे में वायर क्या है? स्ट्रेट है। इसके अंदर क्या करते हैं? उन लोग राउंड वायर यूज करते हैं। 3 ठोक टर्मिनल है, यदि 2 टर्मिनल में बैटरी कनेक्ट कर दिए तो एक टर्मिनल रियोस्टेट का काम करता है, और बहुत सारे अलग अलग शेप एंड साइज में आते हैं आप देखेंगे तो मॉडर्न जमाने के हिसाब से रियोस्टेट को उन्होंने और चेंज कर दिया है। बट वो जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? एकदम बेसिक फॉर्म है, और इसी से हमें क्या होगा? समझ में आएगा। क्योंकि जो हमने डायग्राम देखा एकदम मॉडर्न, उससे क्या होगा? हमें एकदम क्लियर नहीं होगा। तो यही जो वायर का सेक्शन है वही उसके अंदर में क्या है? राउंड शेप में, बस, और कोई उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं? जो हमने इसका प्रिंसिपल देखा कि ये किस पे बेस्ड रहता है, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वायर के लेंथ पे। जो हमने सेकंड पॉइंट देखा था, इसको अब हम क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया कि किस चीज का बना होता है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं? इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो एज्यूम करते हैं सबसे पहले, लेट V क्या होगा? V होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, या हम बोले इसको पोटेंशियल ड्रॉप। कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? ठीक है, किसमें होगा? ये अक्रॉस वायर, अक्रॉस वायर। मतलब जब हम जॉकी को मूव करेंगे, जब जॉकी को हम मूव करते रहेंगे तो जितना हम आगे लेके जाएंगे, मतलब जितना 400 मीटर के पास तक जाएंगे, उतना क्या होने लग जाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप होने लग जाएगा यहां पे। ठीक है, तो ये जितना हम इसको मूव करेंगे उतना क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा। हम इसको एक कांस्टेंट प्लेस में सेट करेंगे जहां पे हमें गैल्वेनोमीटर रीडिंग क्या मिले? एकदम नल मिले। बट ये होल सेटअप नहीं है। जब हम इसको एप्लीकेशन में देखेंगे तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे वहां पे वो सेट होता है। तो अभी हम क्या करते हैं? पहले इसका प्रिंसिपल डिराइव कर लेते हैं। तो V हमारा पोटेंशियल है,
आई हम एक करंट एज्यूम कर लेते हैं, फ्लोइंग करंट। ये कौन सा करंट है जो फ्लो कर रहा है, और किस में फ्लो कर रहा है? वायर में। और एक टर्म एज्यूम करते हैं आर, जो क्या होगा? रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस किसका होगा? रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जो पूरे कॉपर स्ट्रिप के बीच में क्या है? पूरा ऐसे स्ट्रेच्ड है। ओके, अब हम देखते हैं हमारी नॉर्मल बेसिक इक्वेशन क्या होती है ओम्स लॉ की। V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। ये होती है हमारी इक्वेशन। ओके, अब यदि हम यहां पे R की वैल्यू पुट करें तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R की वैल्यू क्या होती है? इनटू R की वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी रो L बाई ए। यही होती है आर की वैल्यू। इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है? इक्वल टू होता है रो। रो होती है हमारी रेजिस्टिविटी, एल क्या होती है? जो भी कंडक्टर है उसकी लेंथ, और ए क्या होता है? जो भी कंडक्टर है उसका एरिया। इस केस में, हमारे केस में क्या है? वायर। तो यदि हमारा आई कांस्टेंट रहेगा, मतलब हमने रियोस्टेट यूज कर रहे हैं कांस्टेंट करंट फ्लो कराने के लिए, तो हमारा आई क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है यहां पे किसमें? पोटेंशियोमीटर में। इसलिए हम रियोस्टेट यूज कर रहे हैं ताकि वो सोर्स जो बैटरी थी वो क्या करे? कांस्टेंट करंट फ्लो कराए इसमें। ओके, और जो एरिया है, एरिया भी कांस्टेंट रहेगा हमारा, क्योंकि वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हो रहा है। ओके, और जब ये सब कांस्टेंट रहेंगे तो इस केस में क्या होगा? हमारी जो रो है, मतलब जो वायर की रेजिस्टिविटी है, वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। रो भी क्या रहेगा हमारा? कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो सारी चीज कांस्टेंट हो गई, आई भी कांस्टेंट हो गया, ए भी कांस्टेंट हो गया, रो भी कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? सिर्फ क्या बचा कि यहां पे कांस्टेंट क्या नहीं है हमारा? सिर्फ लेंथ कांस्टेंट नहीं है वायर की। लेंथ क्या हो रही है? यहां पे इंक्रीज हो रही है, बाकी तीनों टर्म कांस्टेंट हो गई। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू, ये तीनों टर्म क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। आई भी कांस्टेंट, रो भी कांस्टेंट, और ए भी कांस्टेंट हो गया। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट इंटू एल। लेंथ चेंज हो रही है, लेंथ बढ़ रही है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। कब? जब लेंथ इंक्रीज होगी। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा? यदि इस कांस्टेंट को हटा दें हम, तो इस कांस्टेंट को हम, कांस्टेंट के बदले हम क्या साइन लिख सकते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये एक प्रकार का क्या है? डिफरेंस है, और ये ड्रॉप बता रहा है। जैसे से हम वायर में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम वायर में आगे मूव करते जाएंगे, डायग्राम में हम देख सकते हैं, जैसे से वायर को हम आगे मूव करते जाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो पोटेंशियल क्या होगा? ड्रॉप होगा। मतलब जैसे से लेंथ बढ़ते जाएगी वायर की, पोटेंशियल हमारा क्या होगा? ड्रॉप होगा। तो ये इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ओके, तो हम इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, हैंस पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा along the wire, along the wire is directly proportional to its length। ठीक है, तो यहां पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि यहां पे लेंथ बढ़ रही है तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, ये चीज से कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है? यहां पे क्या शो कर रहा है? पोटेंशियल ड्रॉप शो कर रहा है यहां पे। तो जैसे जैसे पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किससे प्रोपोर्शनल होगा? लेंथ से प्रोपोर्शनल होगा। लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होगी, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? और बढ़ेगा, मतलब और पोटेंशियल गिरेगा। यहां पे इसका मीनिंग ये। ओके, अब यदि मैं इस V बाई एल को ले ले, तो यहां पे इस कांस्टेंट को यदि हम देखें, तो यदि हम V बाई एल लिखते हैं, और यहां पे इक्वल टू जो हमारे कांस्टेंट की वैल्यू है उसको हम क्या ले लेते हैं? K ले लेते हैं। तो ये K क्या बताता है हमें? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू बताता है, मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। मतलब इसका मतलब क्या होगा? फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ
पर यूनिट लेंथ। और किसकी लेंथ होगी, वो कौन से वायर की लेंथ है, पोटेंशियोमीटर की वायर है, पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो ये V/L हमें क्या शो करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट शो करता है यहाँ पे। ओके, तो ये क्या होगा हमारा, इस प्रिंसिपल पे क्या होगा, बेस्ड रहेगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो जो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा उसके बारे में हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रिंसिपल पे हमारा बेस्ड रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब इसका ओरिजिनल यूज समझने लग जाते हैं। पहले हमने बेसिक देखा कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे इससे हम किसी सेल की ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। ओके, तो हमने पहले बेसिक फॉर्म देखा। अब वो जो सेटअप है वो क्या होगा, चेंज होगा हल्का हल्का। उसके हिसाब से नेक्स्ट डायग्राम जो आने वाला है उसमें आपको समझ में आएगा। तो टू कंपेयर दी ईएमएफ ऑफ दी टू सेल, क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे पोटेंशियोमीटर का। किसी एक सेल की हम ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं कब, जब हमें एक सेल की ईएमएफ पता हो। इसका मतलब जो सोर्स ऑलरेडी जो एक बैटरी लगी हुई है पोटेंशियोमीटर में, उसकी ईएमएफ हमें पता रहेगी, तो हम जो एक सेल यूज कर रहे हैं उसकी ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसीडर करते हैं टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 व्हिच आर टू बी कंपेयर्ड। दो सेल यूज करते हैं हम ईएमएफ जिसकी क्या होगी, E1 E2, जिसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दो सेल्स को। ठीक है, द पॉजिटिव पोल्स ऑफ बोथ दी सेल्स आर कनेक्टेड टू दी टर्मिनल A पोटेंशियोमीटर एंड नेगेटिव पोल्स ऑफ दी बोथ सेल्स आर कनेक्टेड टू टर्मिनल 1 and 2 ऑफ ए टू वे की। ठीक है, देखते हैं ये चीज डायग्राम में। तो अब ये क्या होगा, अब ये सेटअप चेंज होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, दो सेल्स की ईएमएफ को क्या कर रहे हैं, अब हम कंपेयर कर रहे हैं। दो सेल्स की ईएमएफ कंपेयर करने के लिए भी ये यूज होता है। तो फर्स्ट देखेंगे तो जो पॉजिटिव एंड है एक सेल का वो कहां से कनेक्टेड होगा, टर्मिनल ए के साथ। दोनों सेल्स के पॉजिटिव एंड कहां से कनेक्टेड है, टर्मिनल ए के साथ। और दोनों सेल्स के नेगेटिव एंड क्या है, 1 और 2 से कनेक्टेड है। ये जो येलो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक प्रकार का टू वे स्विच है। अभी किससे कनेक्टेड है, अभी 1 और 3 कनेक्टेड है। और इसी को हम क्या कर सकते हैं, 1 और 3 को चेंज करके 2 और 3 भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक टाइम में क्या होगा, एक ही सेल कनेक्ट होगा यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट लाइन ये रही। सेम पूरा सेटअप वही है, सेम है, बस यहां पे हम दो सेल की ईएमएफ को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो क्या हुआ, जो पॉजिटिव एंड था वो दोनों किससे कनेक्टेड होगा, ए साइड से बैटरी के, और जो नेगेटिव एंड है वो क्या है, एक प्रकार की टू वे की से कनेक्टेड है। नेगेटिव पोल्स हैं जो दोनों सेल के, वो किससे कनेक्टेड है, 1 और 2 ऑफ अ टू वे की, एक टू वे की से कनेक्टेड है। वाइल कॉमन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ए जॉकी जे थ्रू गैल्वेनोमीटर। और जो एक कॉमन टर्मिनल है दोनों का, वो किससे कनेक्टेड है, एक जॉकी से। दोनों का जो कॉमन टर्मिनल होगा वो किससे कनेक्ट होगा, 3 से, एक गैल्वेनोमीटर के साथ, एक रेजिस्टेंस के साथ। यहां पे क्या लगा हुआ है, जॉकी लगी हुई है, जिसको हम क्या करेंगे, इधर उधर मूव करेंगे। ओके, तो पूरा समझते हैं, तब आपको पूरी चीजें समझ में आएगी। फिर और एक चीज क्या होगी, अ बैटरी E, एमीटर A एंड रियोस्टेट RH and a one way key are connected to the battery terminals A and B of the potentiometer। और क्या क्या चीज कनेक्ट होगी यहाँ पे, नीचे वाला पोर्शन तो है, बीच वाला पोर्शन तो हमें पता है, ऊपर वाले पोर्शन में एक एमीटर A, एक बैटरी EMF की E और एक रियोस्टेट और एक की के साथ क्या होगा, ऊपर वो A और B टर्मिनल से क्या होंगे, कनेक्टेड रहेंगे ऑलरेडी। ओके, तो अब देखते हैं अब कैसे सेल्स की ईएमएफ कंपेयर करते हैं, देखते हैं। Now comparing EMFs of the two cell having a constant current pass through the wire between the terminals AB। तो कैसे कनेक्ट करेंगे हम दोनों सेल्स की ईएमएफ कैसे कंपेयर करेंगे, एक कांस्टेंट करंट क्या होगा, फ्लो होगा उस पूरे उसमें। किससे फ्लो होगा वो कांस्टेंट करंट, जो मेन सोर्स वाली बैटरी है, इससे हम एक कांस्टेंट करंट फ्लो कराएंगे इस सर्किट में। फर्स्ट चीज हम ये करेंगे, द करंट इज केप्ट कांस्टेंट यूजिंग रियोस्टेट। किसकी मदद से हम करंट कांस्टेंट रख रहे हैं, रियोस्टेट की मदद से हम करंट को कांस्टेंट रख रहे हैं। ओके, द प्लग इज केप्ट इन द गैप बिटवीन द टर्मिनल 1 एंड 3 ऑफ अ टू वे की। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट बैटरी को कनेक्ट करके रखें। तो प्लग कहां पे अभी कनेक्टेड है, 1 और 3 में, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। पहले हम फर्स्ट वाली बैटरी से हम कनेक्ट करके रखें एक कांस्टेंट फ्लो करंट, ये वाली बैटरी तो फ्लो करा ही रही है, और यहां से हम प्लग 1 और 3 को कनेक्ट कर दिए। ओके, ठीक है, देन
अब यदि हम देखेंगे कि जो सेल की फर्स्ट वाले सेल की जो ईएमएफ है, अभी हम फर्स्ट सेल को कनेक्ट करके रखें, देन ईएमएफ ऑफ द फर्स्ट सेल इज गिवन बाय, कैसे हम निकाल सकते हैं, E1 इज इक्वल टू XL1I। ये एक प्रकार से क्या है, नॉर्मल वाला ही फॉर्मूला है। नॉर्मल ओम्स लॉ क्या बोलती है, V इज इक्वल टू IR बोलती है, और इसी को हम क्या कर रहे हैं, ईएमएफ के टर्म में लिख रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, V के बदले E हो जाएगा और IR। बट ये क्या है, सेम यही इक्वेशन है, बट R के बदले हम क्या लिख रहे हैं, यहां पे XL लिख रहे हैं। कैसे, जो XL है वो क्या है हमारा, जो ये X है वो क्या चीज है हमारी, X है हमारी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, मतलब पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है। तो उसको टोटल बनाने के लिए, मतलब वो X बाई L खुद है, तो उसको टोटल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक L1 से उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो कुल मिला के क्या है, रेजिस्टेंस ही है एक प्रकार का। ठीक है, तो जो XL है वो क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, एक प्रकार का वो रेजिस्टेंस ही है। यही इक्वेशन बन रही है हमारी। और L1 क्या होगा हमारा, L1 होगी हमारी बैलेंस लेंथ, कि कितने लेंथ पे वो क्या हो रही है, बैटरी बैलेंस हो रही है। L1 हमारी क्या है, बैलेंस लेंथ। कैसे होगी बैलेंस लेंथ, जब ये फर्स्ट और 3 जैसा अभी दिख रहा है ऐसे ही कनेक्टेड होगा, उसके बाद क्या होगा, हम ये जॉकी को मूव कराएंगे, ठीक है, पूरे में 0 से 100, 200, 300, 400 ऐसे करके देखेंगे किस पॉइंट पे बैलेंस पॉइंट आ रहा है। बैलेंस पॉइंट का मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या करेगा, आप 0 रीडिंग शो करने लग जाएगा। इसका मतलब जो दोनों ब्रिज है, एक पैरेलल सर्किट ये है, अगला पैरेलल सर्किट ये है, तो बीच से कोई करंट नहीं जा रहा होगा। इसका मतलब ये एक प्रकार से जो पिछले व्हीटस्टोन ब्रिज में हम देखें, दो पैरेलल सर्किट्स की, मतलब एक आर्म और दूसरी आर्म जो दोनों एक दूसरे से पैरेलल रहती है, बीच में करंट फ्लो नहीं करता है। तो जब ये जॉकी को हम ऐसे पोजीशन में मूव कराते रहेंगे जिस केस में यहां पे 0 डिफ्लेक्शन हो जाएगा, इसका मतलब बीच वाले नोड में करंट नहीं जाएगा, और जो इस सेल की ईएमएफ है वो इस सेल की ईएमएफ से क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तभी क्या आएगा, बैलेंस पॉइंट आएगा। मतलब जब गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाएगा, 0 डिफ्लेक्शन शो करने लग जाएगा। तो उस केस में जो हमारी लेंथ आएगी इसकी, मतलब जैसे इस पॉइंट पे रहा तो हमारा कितना हो जाएगा, 100, 200 और 220 ऐसे करके पूरा हम यहां पे क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। तो जो बैलेंस लेंथ आएगी वो क्या रहेगी हमारी, L1। X क्या होगा, वायर का रेजिस्टेंस होगा पर यूनिट लेंथ, और I क्या होगा, एक कांस्टेंट करंट हम फ्लो करा रहे हैं। उसी करंट की वैल्यू हम किससे कैलकुलेट, वो जो कांस्टेंट करंट फ्लो करा रहे हैं वो हमें कौन बता देगा, एमीटर बता देगा कि कितना कांस्टेंट करंट ये सोर्स बैटरी फ्लो करा रही है। तो जितनी इस बैटरी का ईएमएफ हुआ, इसको हम उतना वेरी जॉकी को इधर उधर करेंगे। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया, इसका मतलब दोनों की ईएमएफ क्या हो गई है, सेम हो गई है, और हमें क्या मिल गई है, एक बैलेंस लेंथ मिल गई है। करंट तो हमें एमीटर से ऑलरेडी पता चल जा रहा है, तो एक बैलेंस लेंथ की हमें इक्वेशन मिल गई E1 वाली बैटरी के लिए। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड बैटरी के लिए करेंगे। ये प्लग को यहां कनेक्ट कर देंगे 2 में, तो 2 और 3 कनेक्ट हो जाएगा। जॉकी को मूव करेंगे, देखेंगे कहां गैल्वेनोमीटर का 0 डिफ्लेक्शन आ रहा है। जहां 0 डिफ्लेक्शन आया उसकी लेंथ हम नोट कर लेंगे, बाकी सारी चीजें हमें पता है। तो सेकंड बैटरी का भी हमें क्या मिल जाएगा, एक प्रकार से हम ईएमएफ कैलकुलेट कर पाएंगे, मतलब किसके फॉर्म में, पर यूनिट लेंथ और आई के फॉर्म में। ओके, तो देखते हैं अब हम क्या करेंगे। नाउ व्हेन द की इज पुट in the gap between 2 and 3 after removing it from gap 1 and 3 then E2 is given by, तो पहले हम क्या करेंगे, अब की को हम क्या करेंगे 1 और 3 से हटा के 2 और 3 में कनेक्ट कर देंगे। कब, जब 1 3 से रिमूव किए बोल रहे हैं, तो अब 2 और 3 में कनेक्ट कर देंगे। तो फिर उसके बाद गैल्वेनोमीटर की जॉकी को हम पूरा मूव करेंगे, कहां पे हमें बैलेंस लेंथ मिलेगी, मतलब जब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देगा वो लेंथ क्या हो जाएगी, हमारी बैलेंस लेंथ हो जाएगी। तो उस केस में हमें सेकंड बैटरी का ईएमएफ कैसे मिल जाएगा, E2 इज इक्वल टू X L2 I1। L2 क्या होगा, एक अलग बैलेंस लेंथ में आएगा क्योंकि सेकंड बैटरी का ईएमएफ क्या होगा, अलग होगा। वेयर L2 क्या होगा, बैलेंस लेंथ, L2 इक्वल टू बैलेंस लेंथ। नाउ कंपेयरिंग दी अबाउट टू इक्वेशन, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट वाली इक्वेशन है जो E1 उसको हम क्या कर देंगे, E2 से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी इक्वेशन, E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बैटरी को कंपेयर कर सकते हैं। तो यदि हमें किसी एक बैटरी का ईएमएफ निकालना है तो हमें एक का ईएमएफ पता होना चाहिए यहाँ पे। इसलिए क्या हो रहा है, वहां पे 2 सेल लगा है, उसके बदले आप एक सेल लगा के भी सोर्स ईएमएफ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगी हमारी बैलेंस कंडीशन में, दोनों की लेंथ होगी, 3 वैल्यूज पता है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बैटरी का ईएमएफ निकाल सकते हैं। मतलब यदि एक बैटरी का ईएमएफ हमें पता है तो दूसरे का भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, तो जो हमने ये फॉर्मूला देखा इसी से रिलेटेड क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं ताकि हमें क्या होगा और अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं, इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट ए सेल ऑफ ईएमएफ 2.25 वोल्ट्स गिव्स ए बैलेंस पॉइंट एट 30 सेंटीमीटर। एक सेल है 2.25 वोल्ट्स की,
E1 मतलब हम एज्यूम कर लेते हैं वहां पे एक सेल है, वो कहां बैलेंस पॉइंट दे रही है, कितनी लेंथ में दे रही है, 30 सेंटीमीटर लेंथ में दे रही है, जिस बैटरी की ईएमएफ क्या है 2.25 वोल्ट है, 30 सेंटीमीटर में वो बैलेंस पॉइंट दे रही है हमें पोटेंशियोमीटर में, जब हम ऐसे ऐसे करके मूव कराएंगे तो इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर सेल, यदि उसी सेल के बजाय हम एक दूसरी सेल यूज कर लें, तो वहां पे क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हम एक ही सेल लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब ये जो पोजीशन है यहां पे, इसमें तो हमने दो सेल कंपेयर करके देखी, यहां पे पहले हम एक सेल लगाए फिर उसके बदले दूसरी सेल लगा दी, सेम वही चीज यहां पे दो सेल लगाने का मतलब ये है कि हम क्या कर सके, स्विच कर सके। तो एक की ईएमएफ हम कैसे निकालते हैं, जब एक की पता रहे, ओके, तो जब उस सेल के बदले हमने दूसरी सेल लगा दी, इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल, देन द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 60 सेंटीमीटर, तो अगला बैलेंस पॉइंट कितना मिला, 60 सेंटीमीटर में मिला, मतलब उस सेल की ईएमएफ अलग होगी। तो व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेकंड सेल, तो सेकंड सेल की ईएमएफ क्या होगी, कैलकुलेट करें बोल रहा है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम जो अभी हमने ऊपर वाला रिलेशन देखा, इसको लगाना है और सॉल्व करना है। तो यदि आप क्वेश्चन के सेंस में बोले तो व्हीटस्टोन ब्रिज में यदि आपको सर्किट वाला क्वेश्चन आया जिसमें आपको क्या करना है, लूप रूल लगा के सॉल्व करना है, तो वही क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है। बाकी दोनों मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। ओके, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन वैल्यूज लिखते हैं अपनी, क्या क्या गिवन है हमें। फर्स्ट हमें क्या गिवन है, फर्स्ट वाली सेल की ईएमएफ गिवन है E1, और वो कितना दिया है, 2.25 वोल्ट्स गिवन है। ओके, और इस सेल का बैलेंस पॉइंट हमें दिया है L1, मतलब जिस पॉइंट में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, वो कितने पे आ रहा है, 30 सेंटीमीटर में आ रहा है। और जो सेकेंड सेल है उसका हमें बैलेंस पॉइंट दिया है L2, और वो कितना है, 60 सेंटीमीटर। क्या निकालना है हमें, सेकेंड सेल की ईएमएफ निकालनी है, E2 निकालना है। ओके, तो निकाल सकते हैं सीधा। अब हम क्या कर लेते हैं, अपना फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। हमें पता है क्या होगा, E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी ईएमएफ है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के। इसका मतलब तो यही हो रहा है एक प्रकार का कि जो भी ईएमएफ होगी वो क्या होगा, पोटेंशियल जो भी ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। ओके, तो यहां क्या करते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं। E1 हमें कितना दिया है, 2.25 डिवाइड बाय E2 हमें निकालना है, इक्वल टू L1 की वैल्यू दी है हमें 30 सेंटीमीटर और L2 की वैल्यू दी है हमें 60 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर और मीटर का टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि अभी क्या है, ये रेशियो में, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, E2 उधर चले जाएगा तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2 यहां चले गया तो 2.25 इंटू 60 डिवाइड बाय 30। यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, दूसरे सेल की ईएमएफ आ जाएगी। तो एक पता है तभी हम क्या कर रहे हैं, दूसरे की निकाल रहे हैं। तो कितनी आएगी, 30/60 करेंगे तो 4.5 वोल्ट। तो ये आ गया हमारा आंसर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमने क्या किया, दो सेल का कैसे ईएमएफ निकालते हैं हम, उस चीज के बारे में हमने क्वेश्चन बनाया। अब हम देखते हैं कि कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं किसी एक सेल का। तो फर्स्ट जो ईएमएफ का जो पहला काम रहता है वो क्या, किसी दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करना, या किसी एक सेल की ईएमएफ पता है तो दूसरे की हमें क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बैलेंस पॉइंट की मदद से। अब सेकंड इसका वर्क क्या होता है, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। यहां पे हम एक ही सेल यूज करेंगे, तो वो कैसे होता है उसका बारे में देखते हैं। टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है हमने प्रीवियसली पूरा डिटेल में देखा है, तो ऐसा कोई नहीं होगा शायद जिसको समझ में ना आए। देखते हैं। नाउ टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और कैसे डिनोट करते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस को, स्मॉल आर से, ऑफ अ सेल ऑफ ईएमएफ ई, जिसकी ईएमएफ क्या है, ई है। लेट ई डैश बी द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ई डैश कौन सी बैटरी की ईएमएफ होगी, जो हमारी सोर्स बैटरी है। तो मान लेते हैं ई डैश क्या है, हमारी सोर्स बैटरी की ईएमएफ है। ठीक है, तो देखिए यहां पे इस डायग्राम में फिर सेटअप में पोटेंशियोमीटर का सेटअप थोड़ा सा चेंज हुआ। तो वो बेसिक था, ईएमएफ के लिए अलग, अब जब किसी की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी तो अलग सेटअप यूज होगा। तो देखेंगे हम, तो हम एक बैटरी यूज कर रहे हैं सोर्स, जिसका ईएमएफ क्या है, ई डैश है।
with the EMF of the battery a constant current I, एक कांस्टेंट करंट हम क्या कराएंगे, I फ्लो कराएंगे। किसकी मदद से फ्लो कराते हैं वो, रियोस्टेट की मदद से, थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। रियोस्टेट मतलब क्या है, एक प्रकार का वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी हमने फोटो देखी। तो एक कांस्टेंट करंट I फ्लो कराएंगे उसके अंदर। द की K2 is kept out and the jockey J is moved on the potentiometer wire to balance the EMF of the cell whose internal resistance R is to be determined. Okay. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा सेटअप हो गया। बस इस सेटअप में क्या चेंज हुआ है, यहां पे एक बैटरी लगी और इस बैटरी से हमने पैरेलली क्या कनेक्ट करके रखा है, एक रेजिस्टेंस S कनेक्ट करके रखा है। मतलब ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहां पे हम कोई भी रेजिस्टेंस डाल सकते हैं। तो एक S रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और एक K2, एक की है K2। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ये की क्या रहेगी, ओपन रहेगी। ओपन रहेगी मतलब ये की बंद नहीं होगी, मतलब ये ऑफ कंडीशन में रहेगी, तो करंट इस ब्रांच में नहीं जाएगा। सबसे पहले ये बैटरी कनेक्ट होगी और गैल्वेनोमीटर से हम क्या कर लेंगे, पहले एक बैलेंस पॉइंट खोज लेंगे यहाँ पे इस बैटरी और इस बैटरी की मदद से कि कहां पे बैलेंस पॉइंट है। उस बैलेंस पॉइंट में क्या होगा, दोनों सेल की ईएमएफ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मतलब गैल्वेनोमीटर क्या देगा, जीरो डिफ्लेक्शन शो करने लग जाएगा। मतलब बीच वाली ब्रांच में एक प्रकार का क्या है, ये दो पैरेलल सर्किट है, एक सर्किट ये और दूसरा पैरेलल सर्किट ये, दो पैरेलल सर्किट ही दिख रहे हैं। और हमने पैरेलल के केस में पढ़ा है कि जब दो सेल्स पैरेलल होते हैं तो ईएमएफ क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो एक बैलेंस पॉइंट हम चेक करेंगे, कौन सा बैलेंस पॉइंट आ रहा है, जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है और ये की क्या रहेगी, ओपन रहेगी। अभी इस की को हम क्या करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये is to be determined, की is kept out का मतलब क्या है कि की अभी ऑफ कंडीशन में, अभी हम उसको ऑन नहीं किए। जॉकी J moved on the potentiometer wire to balance the E of the cell whose internal resistance R is to be determined। कौन सा सेल, ये E जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। अब क्या होगा, सपोज L1 be the balancing of the potentiometer wire between point A एंड जॉकी जी। एक लेंथ आ गई, मान लेते हैं हम, जो क्या आई, L1 आई, बैलेंसिंग लेंथ। जब ये की ऑफ है और इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे मूव करके एक लेंथ देखें जिसमें गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा, वो बैलेंसिंग लेंथ को हमने L1 मान लिया। ठीक है, एंड इफ X इज दी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और एक हम क्या देख रहे हैं, इस जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ में, पर यूनिट लेंथ में इसका रेजिस्टेंस क्या है, उसको हम X से डिनोट कर लेते हैं। देन ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज गिवन बाय, उस केस में हमारी सेल की ईएमएफ हम कैसे निकाल पाएंगे, सेम जैसे हमने पिछले में देखा था। क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू X L1, ये क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ के लिए तो उसमें हम क्या करेंगे, लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो ओवरऑल रेजिस्टेंस बन जाएगा। E इज इक्वल टू XL इंटू आई, एक प्रकार का क्या है, V इज इक्वल टू IR वाला ही फॉर्मूला है। ओके, तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, यहां पे भी यूज करते रहते हैं। तो E इज इक्वल टू X L1 I आया। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, वहां पे लिख लेते हैं जहां पे हम डिराइव करेंगे इसको। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आई हमारे पास, E इज इक्वल टू X L1 I, फर्स्ट ये वाली इक्वेशन आई। ओके, फिर देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंट्रोड्यूस सम रेजिस्टेंस से S। अब हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में एक रेजिस्टेंस डालेंगे S। नाउ पुट इन द प्लग की K2, और हम क्या करेंगे, ये जो की है इसको अब हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। मतलब ये अब की को ऑन कर देंगे। द पोटेंशियोमीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन दी टू पोल्स ऑफ द सेल इज गिवन बाय। अब हम क्या करेंगे, जब इस यहां पे एक रेजिस्टेंस डाल दिए, की को ऑन कर दिए, तो बैलेंस लेंथ चेंज हो जाएगी। तब क्या होगा, बैलेंस लेंथ हमें अलग जगह में मिलेगी। तो वो बैलेंस लेंथ को देखेंगे और यहां पे क्या करेंगे, अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे दोनों वायर का। कहां का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, बिटवीन टू पोल्स ऑफ द सेल, इन दोनों पोल सेल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे होगा, सेम वही चीज, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू X, और ये X क्या होगा, हमारा वही रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, तो X की वैल्यू सेम रहेगी। अगला बैलेंस पॉइंट क्या आएगा, जब ये रेजिस्टेंस यूज हो रहा होगा और की ऑन हो गई होगी, तो वो अगला बैलेंस पॉइंट आएगा L2,
और करंट क्या होगा, सेम मेंटेन होगा। तो पहले हमने E निकाला, फिर सेकंड हमने क्या निकाल लेंगे, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे उस सेल के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस को यूज करके। ये रेजिस्टेंस जो हम यूज कर रहे हैं ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका काम क्या है, बट जब अभी हम इसको डिराइव करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये रेजिस्टेंस का कितना काम है। ठीक है, तो अगला पोटेंशियल क्या आएगा, V इज इक्वल टू एक्स L2I। ओके, तो इस चीज को भी यहां पे लिख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट आएगा V इज इक्वल टू एक्स, अगला बैलेंस पॉइंट क्या आया L2 और करंट तो वही है। और ये L2 क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हम एक रेजिस्टेंस ऐसा रेजिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। L1 क्या है हमारा, जब बैटरी कनेक्टेड थी तब का बैलेंस पॉइंट। L2 क्या है, जब हम एक ऐसा रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं उस केस में बैलेंस पॉइंट क्या है। ओके, तो ये दो इक्वेशन आ गई। अब हम देखते हैं कि सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्वेशन क्या होती है। नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जो सेल का हमें कैलकुलेट करना है, इज गिवन बाय, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम जानते हैं कि जो उसके एंड में, किसी सेल के जो एंड में टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो हमेशा क्या होगा, कम होगा उसके ईएमएफ से। क्यों, क्योंकि ड्रॉप हो जा रहा है हमारा, किसमें ड्रॉप हो जा रहा है, इंटरनल सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण उसकी ईएमएफ क्या हो जा रही है, ड्रॉप हो जा रही है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, V इज इक्वल टू, नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला जो अभी तक हम देखते आए हैं, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये रहता है हमारा फॉर्मूला। ये सेल की पावर सोर्स जितनी उसकी ईएमएफ होगी और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण इतना आईआर ड्रॉप हो जाएगा, तो सेल के एंड का टर्मिनल पोटेंशियल कितना मिलता है, V, जो हमने क्या किया, बैलेंस लेंथ से कैलकुलेट किया। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, आईआर को इधर ले आते हैं, V को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, आईआर इक्वल टू E, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जाके V क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, ये हो गया। और हम क्या करते हैं, ये I को इधर दे देते हैं हम, तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, R इक्वल टू E माइनस V, और क्या हो जाएगा, इंटू I, और I ऊपर में है तो कैसे आ जाएगा, 1/I यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, V को कॉमन निकाल लेते हैं। तो R इक्वल टू क्या होगा, यदि मैं यहां से V को कॉमन निकाल लूं तो E के पास क्या है, कुछ नहीं है, V नहीं है, तो V उसके डिवाइड में आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, E बाई V को मैं कॉमन निकाल लिया हूं तो माइनस, और यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। ओके, ये V कॉमन निकाल लिए तो बाहर आ जाएगा V, और नीचे क्या आ जाएगा, I। ठीक है, अब ये V बाई आई क्या, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, तो ये V बाई आई एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ये कौन सा रेजिस्टेंस है, वही जो ऐसा रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं ना, ये वही रेजिस्टेंस होगा। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई V माइनस 1, और इनटू ये V बाई आई एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस कौन सा है, S। तो इसलिए हम क्या कर रहे थे, यहां पे एक रेजिस्टेंस यूज कर रहे थे, ये वाला S, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, वहां पे मिल जाएगी। ओके, तो ये क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहां से E और V की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यदि इसको 1 लें और इसको 2 लें तो हम क्या कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 2, इक्वेशन 1 से 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, E बाई V इक्वल टू, E की वैल्यू क्या है, X और I दोनों में कॉमन है तो कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, L1 बाई L2, ये इक्वेशन बनेगी। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे, तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, R इज इक्वल टू E बाई V में वैल्यू पुट कर देंगे, तो L1 बाई L2 माइनस 1 इक्वल टू S क्या है, रेजिस्टेंस जो मल्टीप्लाई में। तो देखिए हम सिर्फ बैलेंस लेंथ पता करके क्या कर सकते हैं, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और इसको हम देख सकते हैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, L2 और ऊपर क्या हो जाएगा, L1 है, यहां पे क्या है, इसके पास L2 नहीं है, तो L1 माइनस L2 हो जाएगा S। तो ये दोनों फॉर्मूले क्या रहेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। किसी भी सेल का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है पोटेंशियोमीटर से, तो
ये फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कैसे हम किसी सेल का ईएमएफ मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियोमीटर की मदद से। तो ये क्या है उसका रिलेशन। ओके, तो इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमें और अच्छे से आइडिया हो जाए। तो उसके पहले हम क्या देखते हैं, एक नोट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द सेंसिटिविटीनेस मतलब कितना सेंसिटिव है पोटेंशियोमीटर, उसका मतलब क्या होगा, मींस द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड विथ इट्स हेल्प। मतलब पोटेंशियोमीटर यदि एकदम सेंसिटिव है तो इसका मतलब क्या है, बहुत मुश्किल से बैलेंस पॉइंट आएगा और छोटा से छोटा पोटेंशियल भी हम क्या कर सकते हैं, उससे मेजर कर सकते हैं किसी भी सेल का। मतलब सेंसिटिव है मतलब एकदम जॉकी को एकदम प्रिसाइसली मूव करना पड़ेगा तभी बैलेंस पॉइंट आएगा, मतलब उसकी रीडिंग एकदम परफेक्ट आएगी। A potentiometer can also be used to compare unknown resistance। क्या होता है, एक प्रकार से रियोस्टेट जैसा भी काम करता है कि यदि हमें कोई अननोन रेजिस्टेंस निकालना है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि एक प्रकार से हम देख रहे हैं ये एक प्रकार का मीटर ब्रिज जैसा ही दिख रहा है। बिल्कुल, जो भी लोग मीटर ब्रिज प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, पूरा मीटर ब्रिज जैसा ही दिख रहा है। तो अननोन रेजिस्टेंस निकालने के भी काम आता है, कैलिब्रेट करने के काम आता है वोल्ट मीटर और एमीटर। वोल्ट मीटर से ज्यादा एक्यूरेट रहता है तो वोल्ट मीटर और एमीटर को भी कैलिब्रेट करने के काम आता है हमारे। और अब बैलेंस पॉइंट, तो जो भी एक बैलेंस पॉइंट आता है, इसका मतलब जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है पोटेंशियोमीटर में, तो उसका मतलब क्या होता है, इज ऑब्टेन व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड टू द जॉकी बिकम्स इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेल। मतलब जब जो सोर्स सेल है उसका जो ईएमएफ होगा और जिस सेल के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दोनों का ईएमएफ जब बराबर हो जाएगा तभी बीच वाली ब्रांच में क्या होगा, करंट नहीं जाएगा। तो उसी कारण क्या होगा, हमें जीरो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन मिलेगा और उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस पॉइंट बोलते हैं, जो मैं आपको डेरिवेशन के टाइम में बता चुका हूं। ओके, तो अब हम इससे रिलेटेड क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं कि कैसे हम किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अ सेल कैन बी बैलेंस्ड अगेंस्ट 110 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। दो ठोक लेंथ हमें गिवन है, एक सेल को हम बैलेंस कर रहे हैं 100 सेंटीमीटर और 110 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर में ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर रिस्पेक्टिवली व्हेन इन ओपन सर्किट एंड व्हेन शॉर्ट सर्किट थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो क्या बोल रहा है, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। तो इसका मतलब क्या है, ये वही बोल रहा है जो हमने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का डायग्राम देखा है। तो अभी क्या है यहाँ पे, अभी ये क्या है, ओपन है। तो ये क्या है, एक प्रकार से जो आपको दिख रहा है ये एक ओपन सर्किट है। यदि इस की को मैं ऑन कर दूंगा मतलब ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा तो वो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। तो वो दोनों कंडीशन में क्या दिया है, हमें लेंथ गिवन है। एक बार जब ओपन है तब कितनी लेंथ है और एक बार जब शॉर्ट है तब कितनी लेंथ है, बैलेंस पॉइंट कितने पॉइंट्स में आ रहा है इसका मतलब, और थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो ये जो 10 ओम रेजिस्टेंस है ये कौन सा रेजिस्टेंस है, जो एस हमें दिया हुआ है ये वही रेजिस्टेंस की वैल्यू बता रहा है। ये जो रेजिस्टेंस एस यहां पे लगा है ये इसी की वैल्यू दे रहा है। ओके, तो क्या निकालना है हमें, ऑफ 10 ओम फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हमें क्या निकालना है, यहां पे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ओके, दो बैलेंस पॉइंट दिया है L1 L2, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है, तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं सेल का, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, गिवन वैल्यूज लिखते हैं अपनी। तो क्या दिया है हमें, एक बैलेंस पॉइंट दिया है, L1 की वैल्यू जब ओपन सर्किट है कितनी दे रहा है, 110 सेंटीमीटर। ये वैल्यू ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, जब रेजिस्टेंस लगाएंगे एस वाला तो वैल्यू कम हो जाएगा बैलेंस पॉइंट, तो वो कितने में आ रहा है, 100 सेंटीमीटर। बैलेंस पॉइंट मतलब जब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो होगा। किस किस पोजीशन पे, फर्स्ट वाला किस में, जब हमारा ओपन सर्किट, और सेकंड वाली जो बैलेंस पॉइंट लेंथ आ रही है वो किस में आ रही है, एससी, मतलब शॉर्ट सर्किट में आ रही है। ओके, और हमें क्या गिवन है, जो रेजिस्टेंस बॉक्स में हम एस रेजिस्टेंस पुट करते हैं, एस उसकी वैल्यू गिवन है 10 ओम। क्या निकालना है हमें, इंटरनल रेजिस्टेंस आर निकालना है बैटरी का। ओके, सॉल्व कर सकते हैं, सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू L1 माइनस L2, यस, L1 माइनस L2 बाई L1 बाई L2
इंटू एस। वैल्यू पुट करते हैं L1 की, कितनी है L1 की वैल्यू 1110 माइनस 100, नीचे भी क्या आ जाएगा 100 और इंटू में इसके साथ क्या है 10 ओम। पूरे को सॉल्व करेंगे तो 10 की वैल्यू सिंपल दिख रहा है 10 आया, नीचे 100 है और इंटू 10 है, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसल आउट हो गया। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू R आ जाएगी 1 ओम। तो उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है। तो ये आ गया हमारा आंसर, जो चीज हमें निकालने बोली थी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो इसी से क्या हो जाएगा हमारा ये वाला चैप्टर ही पूरा कंप्लीट हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने पूरा पढ़ लिया, पूरा 11th पार्ट में हमने इसको पढ़ा है। तो इसी के साथ होता है हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम अपना मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में शुरू करेंगे। ठीक है, एक और चीज बच गई है, एक टॉपिक और बच गया है हमारा, डिफरेंस देखने का। तो ये टॉपिक भी देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर के बीच में। एक टॉपिक बच रहा है हमारा, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। देखते हैं क्या होता है दोनों के। वोल्टमीटर भी क्या करता है, एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करता है किसी दो पॉइंट्स के बीच। मगर पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में फर्क क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। इट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। ये किस पे बेस्ड रहता है, नल डिफ्लेक्शन मेथड। मतलब हम देखें कि गैल्वेनोमीटर का जब बैलेंस कंडीशन पे गैल्वेनोमीटर क्या देगा, 0 रीडिंग देगा, तो उसी पे वो बेस्ड रहता है। वोल्टमीटर किस में बेस्ड रहता है, इट इज बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड। पोटेंशियोमीटर में क्या रहता है, एक कांटा रहेगा, वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट कर करके हमें वैल्यूज बताएगा। बट वोल्टमीटर में क्या होगा, एक कांटा रहेगा जो डिफ्लेक्ट कर करके वैल्यूज बताएगा। मगर पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, जैसी गैल्वेनोमीटर रीडिंग 0 आती है तभी हम एक बैलेंस लेंथ लेते हैं और उससे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इट मेजर्स द ईएमएफ ऑफ द सेल इन वेरी एक्यूरेटली। जो पोटेंशियोमीटर है वो किसी बैटरी की जो ईएमएफ है वो एकदम एक्यूरेटली मेजर करता है। वही यदि हम वोल्टमीटर की बात करें तो इट मेजर्स ईएमएफ ऑफ द सेल अप्रोक्सीमेटली। और ये कैसे मेजर करता है, किसी सेल की ईएमएफ अप्रोक्सीमेटली मेजर करता है। थर्ड पॉइंट देखें, व्हाइल मेजरिंग ईएमएफ इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ नोन ईएमएफ। तो क्या करता है, जब भी हम ईएमएफ मेजर करते हैं, जिसकी भी मेजर करते रहते हैं, उससे वो कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता। और यदि हम वोल्टमीटर की बात करें तो ईएमएफ, व्हाइल मेजरिंग ईएमएफ, इट ड्रॉस सम करंट फ्रॉम दी सोर्स ऑफ दी ईएमएफ। और ये क्या करता है, जिसको हम चेक कर रहे हैं उससे वो क्या करता है, कुछ करंट ड्रॉन करता है। बट जो पोटेंशियोमीटर है वो क्या करता है, ड्रॉ नहीं करता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक पावर लगे रहती है, एक सोर्स उसमें ऑलरेडी लगे रहती है। और 3 पॉइंट्स देखते हैं। While measuring the EMF, the resistance of potentiometer becomes infinite. तो जब हम किसी भी सेल की ईएमएफ मेजर करते हैं तो जो पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, इनफिनाइट हो जाता है। ऐसा इसलिए जरूरी रहता है V इक्वल टू आई आर। यदि R की वैल्यू बड़ी होगी तभी कम करंट में हमें पोटेंशियल पता चलेगा, मगर यदि R की वैल्यू छोटी रही तो करंट ज्यादा ड्रॉ कर लेगा वो। और यदि हम वोल्टमीटर की बात करें, while measuring the EMF, the resistance of voltmeter is high but finite. वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या रहता है, फाइनाइट रहता है, हाई रहता है, मगर इसका लगभग इनफिनाइट रहता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। और हमने देखा कि पोटेंशियोमीटर को किसके लिए हम यूज करते हैं, दो सेल्स की ईएमएफ भी कंपेयर करने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी यूज करते हैं, और कभी कभी एज अ रियोस्टेट भी काम करता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जैसा भी काम करता है। मगर वोल्टमीटर जो है, इट कैन बी यूज्ड ओनली टू मेजर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। बट वोल्टमीटर क्या काम आता है, सिर्फ ईएमएफ और या किसी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। इट्स सेंसिटिविटी इज हाई। ये क्या है, एक हाईली सेंसिटिव डिवाइस है, और ये क्या है, एक लो सेंसिटिव डिवाइस है। इट्स सेंसिटिविटी इज लो। तो दोनों के बीच में हमने कंपैरिजन देख लिया कि क्या होता है पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर। ओके, तो इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा शुरू करेंगे, मैग्नेटिज्म के बारे में। तो जो भी लोग पढ़ रहे हैं हमारे साथ वो एकदम नेक्स्ट लेवल में पहुंच गए होंगे, जो लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल में पहुंच गए होंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।